कार इंडस्ट्री के इतिहास के 3 ऐसे स्कैम्स जिसमें बस पैसे का नुकसान नहीं हुआ बल्कि करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाली गई थी। जो कार्स लोगों के सेफ्टी के लिए बनाई गई है उसी कार में ऑनर्स रिस्क में थे। तो हुआ ये था, अर्ली 2000 में डीजल कार्स को फ्यूल इफिशियंसी और कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की वजह से पॉपुलैरिटी मिलनी स्टार्ट हुई। वोक्सवैगन ने भी अपनी डीजल कार्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली कार्स बोलकर मार्केटिंग करना शुरू किया। पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में वोक्सवैगन ज्यादा ध्यान दे रहे थे क्योंकि उनको अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाना था। अब यूएस में कोई भी कार लॉन्च करनी हो या ऑफिशियली उसको बेचना हो तो उसके लिए यूएस गवर्नमेंट और एजेंसीज की तरफ से कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ईपीए की तरफ से भी एक टेस्ट किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन का। तो वोक्सवैगन ने ये टेस्ट पास करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था डिफीट डिवाइस। डिफीट डिवाइस एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो स्पीड, इंजन ऑपरेशन और स्टीयरिंग जैसे पैरामीटर्स मॉनिटर करके कार इमिशन टेस्टिंग के लिए जा रही है ये डिटेक्ट करता था। जब कार की टेस्टिंग हो रही होती थी तब ये सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता था, मतलब सेफ्टी मोड में इंजन को ऑपरेट करता था और नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन रिड्यूस होकर जो स्टैंडर्ड रेगुलेशंस है उसके साथ मैच हो जाते थे। और जैसे ही कार रोड पर आती तो ये डिफीट डिवाइस सॉफ्टवेयर ऑफ होकर नॉर्मल मोड में आ जाता था और सारे बदले हुए कंट्रोल्स वापस बंद हो जाते थे। और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन की लेवल बढ़कर जो रेगुलेशंस है उससे 40 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ तक कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर स्कैम बाहर नहीं आया था। असली गेम स्टार्ट हुआ मिड 2014 में, जहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से फंडेड थे, उन्होंने वोक्सवैगन के कार्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। काफी रिसर्च के बाद और कई सारे ट्रायल्स के बाद उन्हें समझ आया कि वोक्सवैगन कार्स लेबोरेटरी टेस्ट में जितना दिखाया है उससे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट कर रही है। ये सारे रिसर्च को फॉलो करते हुए कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड, जिसको कार्ब भी बोलते हैं, उसने वोक्सवैगन के इमिशन प्रैक्टिसेस के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी और वोक्सवैगन के अगेंस्ट कुछ इंटरनल वार्निंग्स भी इशू किए गए इस डिफीट डिवाइस के ऊपर। सारी चीजें होने के बाद जब बात बढ़ जाती है तो वोक्सवैगन की तरफ से इशू फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करने के लिए डीजल कार्स को फिर से वापस लाया जाता है और फिर ये एक्सेस इमिशन सॉफ्टवेयर अपडेट में ठीक हो जाएगा ये बोलकर छोड़ दिया जाता है। और कार्ब की तरफ से फिर से कुछ टेस्ट किए गए जिसमें उनको अभी भी गड़बड़ लग रही थी, इसलिए कार्ब ने और बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। और फिर सितंबर 2015 में वोक्सवैगन के ऊपर इतना प्रेशर आया कि उन्होंने कार्ब और ईपीए के सामने कन्फेस कर दिया कि जो डीजल कार से उसमें परफॉर्मेंस अल्टर करने के लिए डिफीट डिवाइस सॉफ्टवेयर्स लगाए। I would like to apologize once again for what went wrong with Volkswagen. डिफीट डिवाइस की मदद से कैटालिटिक कन्वर्ट और एग्जॉस्ट वाल्व जैसे कंपोनेंट्स मैनिपुलेट करके टेस्टिंग के दौरान परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जाता था। इस स्कैंडल में 1,10,00,000 कार्स अफेक्टेड थी, जिसमें वोक्सवैगन जेट्टा, वोक्सवैगन गोल्फ, पासाट और ऑडी के भी कुछ मॉडल्स इंक्लूडेड थे। पूरे 1,10,00,000 अफेक्टेड कार्स में 5 लाख कार्स सिर्फ यूएसए की थी। 19 सितंबर 2015 को वोक्सवैगन ने जो वायलेशंस किए हैं उसके अगेंस्ट ईपीए फॉर्मल नोटिस इशू कर देता है। ये बात एक चिंगारी की तरह पूरी मीडिया में फैलनी शुरू होती है और जब ये पूरा डीजलगेट स्कैंडल एक्सपोज होता है तो 13 सितंबर 2015 को वोक्सवैगन के सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न उनकी गलती नहीं है ये बोलकर रिजाइन दे देते हैं। इस डीजलगेट स्कैंडल की वजह से वोक्सवैगन को फाइन सेटलमेंट्स के रूप में $33 बिलियन का नुकसान हुआ। फिर वोक्सवैगन ने जो डिफेक्टेड कार्स थी उनको फिर से वापस बुलाया। डीजलगेट स्कैंडल में तो बस इमिशन का प्रॉब्लम था, मतलब कोई इंजुरीज नहीं हुई थी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक स्कैम ऐसा भी है जिसमें अनगिनत लोग इंजर्ड हुए और कई लोगों की तो जान चली गई। फोर्ड पिंटोज फ्यूल टैंक स्कैंडल। फोर्ड ने 1971 में पिंटो मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जो एक कॉम्पैक्ट कार के तौर पर बनाया गया था और इसको जानबूझ के स्मॉलर बनाया गया ताकि कार जापानीज और यूरोपियन कार्स के साथ कम्पीट कर सके। और बाद में पिंटो कार एकदम से कंट्रोवर्सीज में फंस गई क्योंकि पीछे से टक्कर देने पर या फिर एक्सीडेंट होने पर कार में तुरंत ही आग लग जाती थी। इसके पीछे रीजन था गलत फ्यूल सिस्टम। कार का जो फ्यूल टैंक है वो गलत जगह पर लगा दिया था। पीछे के जो एक्सल है उसके पीछे और रियर बम्पर से आगे फ्यूल टैंक लगाया था। इसकी वजह से अगर पीछे से कार को टक्कर लगी तो फ्यूल टैंक डैमेज होकर कार में आग लगने के चांसेस थे। पोजीशन तो गलत थी पर फ्यूल टैंक की जो वॉल्स थी वो भी पैसे बचाने के चक्कर में पतली लगाई गई थी। रियर बम्पर और फ्यूल टैंक में बस 9 इंचेस का अंतर था। इसकी वजह से कार को पीछे से अगर धक्का लगा तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस ही नहीं था और तो और धक्का लगने पर टैंक का फिलर नेक फट जाता था और जो शार्प एज के बोल्ट्स लगे थे वो टैंक को पंक्चर कर देते थे। इसकी वजह से फ्यूल पूरा कार के नीचे फैल जाता था या टैंक बुरी तरीके से फट जाता था। अब हैरान करने वाली बात ये है, ये जो पूरा स्कैम है इसके बारे
बारे में फोर्ड को पहले से ही पता था। जब पिंटो कार की क्रैश टेस्टिंग हो रही थी तो लगभग 40 बार एक्सटेंसिव क्रैश टेस्टिंग की गई, जिसमें कार का फ्यूल टैंक बार बार फट रहा था। फिर फोर्ड ने कंपनी के अंदर ही इसके ऊपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवाया, जिसमें फ्यूल सिस्टम को रीडिजाइन करके मॉडिफाई करने के लिए एक कार में लगभग $11 लगने वाले थे। ये सारी चीजें होने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हर एक कार में $11 लगाने से अच्छा जो गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट्स होगी उसके साथ डील करना सस्ता होगा। और फोर्ड ने गलत फ्यूल सिस्टम के साथ ही कार को बेचना शुरू किया और हुआ कुछ अलग ही। इस फोर्ड पिंटो के गलत फ्यूल सिस्टम की वजह से 500 लोगों की डेथ हो गई और अनगिनत लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। जब इसके ऊपर नेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फोर्ड ने 1978 में 15 लाख कार्स को वापस कंपनी में लाया और फिर उसमें रीडिजाइनिंग और मॉडिफिकेशंस किए गए। फोर्ड ने 15 लाख कार्स को वापस लाया और अगला स्कैम ऐसा है जिसमें 10 करोड़ कार्स को वापस लाया गया था, टकाता एयरबैग स्कैंडल। 1933 में शुरू हुई टकाता कॉर्पोरेशन ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम्स बड़े अमाउंट में सप्लाई करती थी, जिसमें एयरबैग्स भी थे। पर टकाता के साथ 20वीं सदी शुरू होने के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बारे में टकाता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके पीछे कारण था टकाता के एयरबैग्स। एयरबैग्स बनाने के समय पर कंपनी इन्फ्लेटर्स के अंदर प्रोपेलेंट के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट यूज कर रही थी। यहाँ पर दो चीजों को समझना जरूरी है, इन्फ्लेटर्स और प्रोपेलेंट। तो इन्फ्लेटर्स का मतलब है एक डिवाइस जो किसी चीज को फुलाने के लिए हवा को अंदर या फिर बाहर मूव करता है, और प्रोपेलेंट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो थ्रस्ट या फिर मोशन फोर्स तैयार करता है। इसी प्रोपेलेंट के तौर पर टकाता एयरबैग्स ने अमोनियम नाइट्रेट यूज किया था, जो इसकी अस्थिरता के लिए जाना जाता है और इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। अब अमोनियम नाइट्रेट को स्टेबल रखने के लिए ड्राइंग एजेंट्स की जरूरत होती है और टकाता ने बिना ड्राइंग एजेंट्स के ही इन्फ्लेटर्स बना दिया, जिसकी वजह से प्रोपेलेंट्स बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और टाइम के साथ डिग्रेड होता जाता है। लंबे समय तक हाई ह्यूमिडिटी का रहना और टेम्परेचर में बार बार बदलाव आने के कारण अमोनियम नाइट्रेट खराब होने लगा था। अब प्रोपेलेंट के खराब होने की वजह से एयरबैग खुलने के समय उसमें ज्यादा प्रेशर तैयार होने लगा। जब कार का एक्सीडेंट होता है और खराब इन्फ्लेटर्स के साथ एयरबैग खुलते हैं तो बुरे तरीके से फटते हैं और इसमें से शार्प मेटल के पीसेस बहुत ज्यादा स्पीड से कैबिन में उड़ते हुए आते हैं, जिसकी वजह से कार के अंदर जो लोग हैं उनको सीरियस इंजरी या फिर डेथ भी हो सकती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ यूएसए में कम से कम 27 डेथ्स और 400 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं जो डिफेक्टिव एयरबैग्स के साथ कार चला रहे थे। कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि टकाता को एयरबैग्स बनाने के समय पर ही इन सारी चीजों का अंदाजा था। और तो और कुछ टेस्ट में ये भी सामने आया था कि यूज किए गए इन्फ्लेटर्स नॉर्मल इन्फ्लेटर्स के कंपैरिजन में 6 से 8 गुना ज्यादा डेंजरस थे। और जब ये बात बाहर आती है तो टकाता 2017 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ $1 बिलियन के सेटलमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से जून 2017 में कंपनी को बैंकक्रप्सी के साथ भी डील करना पड़ा। ये पूरा स्कैंडल एक्सपोज होने के बाद कंपनी ने 100 मिलियन के ऊपर एयरबैग्स वापस लाए, जिसमें से 67 मिलियन एयरबैग सिर्फ यूएसए में थे, जिसकी वजह से कई कार कंपनीज को भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जैसे होंडा, टोयोटा, फोर्ड और बीएमडब्ल्यू। इतने बड़े रिकॉल के बाद भी आज कई कार्स खराब एयरबैग्स के साथ रोड पर चल रही है। इन कार्स के साथ एक ऐसी एसयूवी भी रोड पर चल रही है जो बनाई गई थी एज ए मिलिट्री व्हीकल और आज ऑफ रोडिंग और लग्जरी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मर्सिडीज जी वैगन, जिसके हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर देखना।